तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जीएस पॉइंटर फास्ट रिवीजन सीरीज का आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन और विलयन। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? पानी में चीनी का घुलना और जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें जो है नए पदार्थ नहीं बनते हैं और इस प्रक्रिया में जो है ना उल्टा किया जा सकता है, जैसे उबलना, पिघलना और जमना, ये सब जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। जैसे बर्फ़ जब पिघलती है तो पानी बन जाता है, फिर उस पानी को फ्रिज में रखिए तो फिर वो बर्फ़ बन गया, तो उल्टा किया जा सकता है। और रासायनिक परिवर्तन में जो होता है इसमें उल्टा नहीं किया जा सकता है इस प्रक्रिया में, और नए पदार्थ बनता है, ये अस्थायी होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे जंग लगना, सब्जी को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। फिर है संक्षारण के उदाहरण, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना और तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ये सभी जो है संक्षारण के उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? दूध स्कंदन, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन और बर्फ का गलना, ये सब जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। यहाँ पे फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, ये सब उदाहरण है ऊष्माक्षेपी और रासायनिक परिवर्तन के। कथन कारण दिया हुआ है। उच्चतर तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है और उच्चतर तापमान पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, ये दोनों सही है। उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो कोई नहीं करता है प्रक्रिया को धीमा, सब जो है प्रक्रिया की दर को जो है बढ़ाता है, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक में। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें जो है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पौष्टिकरण संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से, और फास्फेट परीक्षण विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है दूध को। फिर है अलवणीकरण, जो समुद्री जल में होता है। प्रतिलोम प्रासरण पेयजल में, विकृतीकरण जो है प्रोटीन में। सही कथन नहीं है, किसी जल में विलयन के योग में इसका जल विभव बढ़ जाता है। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जब ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान में उबलता है। क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ पे जो है वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो विलयन की सांद्रता के रूप में। अभिकथन और कारण दिया है। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाले घोल समरस होता है। इसका अभिकथन जो है सही है और कारण जो है गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, ये तो सही है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, नहीं, नमक जो है बर्फ के हिमांक को घटा देता है, यह सही कथन। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक जो है घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। वह कोलाइड तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है, गैस में द्रव। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार करने पर द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता और आयतन में से वह भौतिक राशि जो नहीं बदलती है, क्या नहीं बदलेगी? तो आयतन नहीं बदलेगी। प्रासरण के संदर्भ में सही कथन, यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलय के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रभावित हो जाएगी। सही है। विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रासरण कहलाती है। फिर प्रासरण के प्रक्रम में विलायक जो है सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाती है, नहीं, तनु घोल से सांद्र घोल की ओर जाती है प्रासरण में। प्रतिलोम प्रासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि प्रतिलोम प्रासरण में जो है तनु घोल पर बाह्य दाब नहीं लगाया जाता है। उपयुक्त कथन में से सही है।
ना ही एक सही है ना ही दो सही है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरती है उसे कहा जाता है प्रासरण। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन। कपूर नैफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाती है। मतलब ठोस पदार्थ का बिना तरल अवस्था में आए ही जो होता है ना, सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो यह परिघटना क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन से। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सिलिकॉन, यहाँ पे सही सुमिलित करना है। सिलिकॉन की संयोजकता कितना है? 4 फ्लोरीन का, 1 एल्युमिनियम का, 3 सल्फर का, 2। ये याद करने का नहीं है, इसको जो है ना निकालने के लिए सीखना होगा, क्योंकि कोई भी तत्व को दिया जा सकता है संयोजकता निकालने के लिए। तो आइए संयोजकता निकालने के लिए सीखेंगे। सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो है परमाणु संख्या कितना होता है? 14। के, एल, एम तीनों कोष है। तो के कोष में जो होता है सेल में 2 और संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और एल में 8, फिर एम में 8, 18, 32। ऐसे सिलिकॉन का 14 है तो के कोष में कितना हो गया? 2, एल कोष में 8, 10। अब बचा कितना? 4, एम कोष में 4। तो आपका संयोजकता यहाँ पे 4 हो गया। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन के अंतिम सेल में जो है अंतिम कोष में 1 से लेके 4 तक अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन होगी तो उसकी संयोजकता जो है उतना ही होगा। अगर 4 से ज़्यादा है, 5 से 6, 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है सेल में, तो उसमें जो है 8 से जो है माइनस करते हैं अंतिम कक्षा के संयोजी इलेक्ट्रॉन को। जैसे यहाँ पे 9 है तो 2, 7। तो इस एल सेल में कितना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन? तो 8 होता है। तो 8 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 1। तो इसकी संयोजकता, फ्लोरीन की संयोजकता कितना हो जाएगी? 1। फिर एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम का जो होता है 2, 8, फिर 10 हो गया, बचा कितना? 3। तो 1 से 4 के बीच में है, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 3 ही हो जाएगी। फिर सल्फर का 16, 2 के सेल में, एल सेल में 8 लेंगे, बचा कितना? यहाँ पे 10 हो गया, 6 बचा। तो 4 से ज़्यादा है, 6 है, तो इसमें क्या करेंगे? 8 में माइनस करेंगे ये अंतिम कोष की संयोजी इलेक्ट्रॉन, कितना है? 6। तो बच्चा कितना? 2। तो इसकी संयोजकता कितना सल्फर की हो गई? 2। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का उपचयनांक निकालना है, और ये सब जो है ना आप लोग निकाल के उपचयनांक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मैंने इसका आंसर ढक दिया इसलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, जो लोग नए होंगे, और अधिक से अधिक लोग को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक।